हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। हम प्लांट टिश्यू के विषय में अध्ययन कर रहे थे जिससे संबंधित हमारी ये 8वीं क्लास है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाइलम के विषय में डिटेल से बात कर ली थी। टिश्यू जो होते हैं ये सामान्यतः हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में हमने डिटेल से बात कर ली थी। परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत पहला प्रकार आता सिंपल टिश्यू और दूसरा आता कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के अंतर्गत हमने तीन प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने पिछले ही वीडियो के अंतर्गत स्टार्ट किया था, जिसमें जो पहला प्रकार है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम के विषय में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात कर ली थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम फ्लोएम टिश्यू यानी कि फ्लोएम उत्तक के विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमने बात की थी कि जाइलम जो होता है ये जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, फूड यानी कि भोजन का परिवहन है वो पादप में किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यू जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोषवाह उत्तक, इसे लेप्टोम भी कहा जाता है यानी कि बास्ट भी इसे हम कहते हैं। कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेप्टोम किसे कहते हैं, बास्ट किसे कहते हैं, तो फ्लोएम टिश्यू को ही बास्ट कहा जाता है। फ्लोएम शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो नगेली नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना कि जाइलम शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी नगेली ने ही किया था। इसका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का सहवन करना, यानी कि जो हमारी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य ही फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। उद्भव के आधार पर पोषवाह को दो प्रकार होते हैं या दो भागों में बांटा जाता है। उद्भव यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी फ्लोएम यानी कि प्राथमिक फ्लोएम और दूसरा है द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम जो होता है इसकी उत्पत्ति प्राकेदा से होती है, प्रोकेम्बियम से होती है, प्रोकेम्बियम से होती है। और द्वितीयक फ्लोएम जो होता है इसकी उत्पत्ति सेवनी एदा से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, उस दौरान द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है और ये होता है सेवनी एदा से। अब प्राथमिक फ्लोएम जो होता है इसे हम आगे फिर से दो भागों में बांटते हैं। एक तो आदि पोषवाह कहलाता है जिसे हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और दूसरा है अनुपोषवाह जिसे हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। आदि पोषवाह या जो प्रोटोफ्लोएम जो होता है ये पहले निर्मित फ्लोएम होता है, सबसे पहले जो फ्लोएम बनता है उसे हम आदि पोषवाह या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और इसमें जो इसके जो घटकों की हम बात करें तो उस घटकों के अंदर जो चालनी नलिका होती है संकरी होती है, बहुत ही पतली होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार आता है अनुपोषवाह या मेटाफ्लोएम, अनु का मतलब बाद में, तो बाद में निर्मित फ्लोएम क्या कहलाता है, अनुपोषवाह या मेटाफ्लोएम कहलाता है। और इसकी जो चालनी नलिका होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, जबकि प्रोटोफ्लोएम की संकरी होती है। यहाँ पर हम संरचना भी देख सकते हैं इसकी, ये वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है जो द्विबीजपत्री पादप होता है उसमें। अब देखो यहाँ पर ये जो दिखाएगा ये एक वेस्कुलर बंडल है जिसके अंतर्गत जो आप ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं जो सबसे पहले बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहते हैं। जाइलम की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं। इसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं जो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद में ब्राउन कलर में ये मेटाजाइलम कहलाता है जो कि बाद में निर्मित जाइलम होता है, और इनके मध्य पाई जाती वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखो इसके नीचे ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया मेटाफ्लोएम और नीचे रेड कलर में दिखाया गया है प्रोटोफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम जो होता है ये रेड कलर में यहाँ पर दिखाएगा और ये सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोफ्लोएम या आदि पोषवाह है। जो बाद में फ्लोएम बनता है उसे मेटाफ्लोएम या इसे हम मेटाफ्लोएम या अनुपोषवाह कहते हैं। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना। एक बार यहाँ पर मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। ये बीच में यहाँ पर देख लीजिए, इधर होता है जाइलम और ये फ्लोएम होता है। यहाँ पर मान लीजिए फ्लोएम और ये जाइलम अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पर जो होता है बाहर की तरफ, ये तो हो जाएगा आपका आदि पोषवाह है, यानी कि जो सबसे पहले बनता है। और इसके अंदर की ओर जो बनता है, यहाँ पर जो बनता है ये कहलाता है मेटाफ्लोएम या इसे हम अनुपोषवाह कहते हैं। जो सबसे पहले बनता है उसे आदि पोषवाह है,
आदि फ्लोएम, और जो बाद में बनता है उसे अनुपोषवा या अनुफ्लोएम कहते हैं या मेटाफ्लोएम कहते हैं। ये दोनों ही टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही आपको जाइलम और फ्लोएम पर लागू होती है कि जो पहले जाइलम बनता है उसे तो हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो पहले फ्लोएम बनता है उसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। जो बाद में फ्लोएम बनता है उसे मेटाफ्लोएम, और जो बाद में जाइलम बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं, और ये वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषवा उत्तक के घटक। जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसके घटक कितने कितने तत्वों से बना होता है, तो ये 4 तत्वों से बना होता है। पहला है चालनी तत्व जिसे हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। सह कोशिकाएं जिसे कंपिनियन सेल्स कहा जाता है। तीसरा है फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम फाइबर्स। चौथा है फ्लोएम मर्दूतक यानी कि फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो ये सभी चारों घटकों की हम बात करें तो इसमें जो फ्लोएम तंतु जो होता है ये मर्त कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा सभी जो होते हैं ये जीवित होते हैं। एक बार यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सीव ट्यूब्स। तो ये जो होती हैं यहाँ पर ये होती हैं सीव ट्यूब्स, ये बीच वाली, ये बीच में मैंने जो रेड कलर में एक लाइन बना रहा हूँ इसके अंदर जो दिखाई गई ये कौन सी है, सीव ट्यूब्स हैं, चालनी नलिकाएं हैं। इसके बाद में दूसरा आता है सह कोशिकाएं। तो ये होती है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि सीव ट्यूब्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इन सीव ट्यूब की जो गतिविधियां होती हैं उन पर ये कंपेनियन सेल्स है कोशिकाएं ही नियंत्रण करती हैं। इसके बाद में आता है पेरेनकाइमा सेल्स। तो ये बाहर की ओर आपको दिखाई दे रही है जिसमें केंद्रक भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, रिक्तिका भी होती है। ये होता है पेरेनकाइमा सेल्स यानी फ्लोएम मर्दूतक पाया जाता है। फाइबर्स की हम बात करें तो फाइबर्स इसमें दिखाई नहीं गई, ये इस प्रकार से होते हैं फाइबर्स, जिसके हम आगे इनको डिटेल से एक एक करके हम बात करेंगे तो उस समय इसको समझ लेंगे। तो हम पहले हम बात करते हैं चालनी तत्व या सीव ट्यूब्स की। चालनी तत्व, चालनी तत्व का मुख्य कार्य होता है भोजन का सेवन करना, और भोजन का सेवन भी किस प्रकार का होता है, इसमें द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है भोजन का सेवन चालनी तत्व के द्वारा। और दो प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, एक तो चालनी नलिकाएं और एक चालनी कोशिकाएं। अब देखो पहले हम बात करते हैं चालनी नलिकाओं की। तो ये लंबी होती हैं, चौड़ी पतली भित्ति वाली सजीव कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सजीव सेल्स होती हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। कोशिकाओं की अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति घुल करके चालनी पट्टिकाओं का निर्माण करती है और तथा ये छिद्रित होती है। यानी कि यहाँ पर इसकी बात करें, ये अनुप्रस्थ भित्ति है, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या करती है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ये घुल जाती है, और घुलने से क्या होती है, देखो यहाँ पर आपको छिद्र नजर आ रहे हैं, ये छिद्र से बन जाते हैं और ये कैसी होती है, छिद्रित होती है। और छिद्रित होने के कारण इसे हम सीव प्लेट कहते हैं, यानी कि चालनी पट्टिका कहते हैं, चालनी पट्टिका। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि कोशिकाओं की जो अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति होती है ये वाली, ये क्या करती है, इसकी चाल जो कोशिका भित्ति होती है ये घुल जाती है, और घुलने से किसका निर्माण होता है, चालनी पट्टिकाओं का निर्माण होता है। और ये चालनी पट्टिकाएं छिद्रित होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके पास में देखो यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स उपस्थित होती है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है, और यही केंद्रक जो होता है ये इस चालनी जो नलिका है इसकी कार्यविधि को नियंत्रण करता है। एक बार यहाँ पर भी देखो हम समझ सकते हैं, ये तो होती है कौन सी, कंपेनियन सेल्स यानी कि सह कोशिका। यहाँ पर हम नाम भी लिख लेते हैं इनका, सह कोशिकाएं। और ये जो दिखाई गई ये क्या है, ये चालनी पट्टिका है जो कि क्या होती है, छिद्रित होती है, चालनी पट्टिका। और यहाँ पर ये जो निशान लगाया गया ये हो गई आपकी चालनी नलिका, चालनी नलिका। और ये वही कोशिका है, ये अभी हमने बात की सह कोशिका या कंपेनियन सेल्स हो गई। तो ये इसमें ध्यान में रखना कि पूरी जो चालनी नलिका की गतिविधि होती है उन पर नियंत्रण कंपेनियन सेल्स का होता है। ये संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंजियोस्पर्म में पाया जाना इसकी एक मुख्य विशेषता है, इंपॉर्टेंट है ये। एंजियोस्पर्म में, केवल एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो उसमें पाई जाती है जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें पाई जाती है चालनी नलिकाएं। शरद ऋतु में चालनी पट्टिकाओं पर केलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है, इसे केलोज पलग कहते हैं, और इस कारण से सेवन रुक जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ध्यान में रखना कि जब शरद ऋतु आती है तो उस समय इन चालनी पट्टिकाओं पर जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों पर कैलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, और इसे हम कैलोज पलग कहते हैं। और जब ये छिद्र ही रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन रुक जाएगा,
और फिर जब बसंत ऋतु आती है तो तापमान बढ़ने के कारण ये कैलो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये घुल जाता है और घुलने से छिद्र खुल जाते हैं और सेवन फिर से प्रारंभ हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जब चालनी नलिका परिपक्व हो जाती है उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, ये अभी हमने यहाँ पर बात की थी। कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, रिक्तिका भी उपस्थित होती है, लेकिन इसमें केंद्र का अभाव होता है और केंद्र के अभाव के कारण इसका जो नियंत्रण है वो सह कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। सह कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है उसी केंद्र के द्वारा इसकी जो गतिविधि होती है चालनी नलिकाओं की उन पर नियंत्रण सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये हमने चालनी नलिकाओं की बात कर ली। एक सेकंड जो प्रकार आता है चालनी तत्व का वो है चालनी कोशिका, सीव सेल्स, और इसकी संरचना भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सीव सेल्स की इसमें सीव पोर्स पाए जाते हैं, चालनी छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो होती है ये केवल अनावर्त बीजी व टेरिडोफाइट के पादप में पाई जाती है। जीवित होती है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं और भित्तियों पर चालनी छिद्र पाए जाते हैं और इनके सिरे नुकीले होते हैं, अनियमित आकृति की होती है। अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट पादप में ये उपस्थित होती है, पाई जाती है। कौन सी? चालनी कोशिका। चालनी नलिकाओं की बात करें तो वो केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा है, चालनी तत्व में पी प्रोटीन होती है। चालनी तत्व में पी प्रोटीन होती है जो घावों को सील करने में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो दूसरा घटक आता है, पोष व उत्तक के घटकों के अंदर दूसरा घटक आता है कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं। जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी पादप और टेरिडोफाइटा में सह कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, और ये भी आवर्त बीजी पादपों की मुख्य विशेषता होती है। इंपॉर्टेंट है ये, आवर्त बीजी पादपों की मुख्य विशेषता होती है सह कोशिकाओं की उपस्थिति या कंपेनियन सेल्स की उपस्थिति। लेकिन अपवाद स्वरूप जो ओस्टाबिलिया नामक पादप होता है जो कि एक आवर्त बीजी पादप है, इसमें एब्सेंट होती है सह कोशिका। अनावर्त बीजियों में सह कोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अनावर्त बीजियों में सह कोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं की खोज स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसी कारण इसे स्टार्सबर्गर कोशिकाएं भी कहते हैं। पतली भित्ति युक्त जीवित तत्व होता है, ये पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं और चालनी नलिका के पार्श्व में स्थित होती है। चालनी नलिका के पास में स्थित होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखो सीव ट्यूब्स, ये होगी चालनी नलिका, ये चालनी नलिका है, और इसके पास में ये हो गई कंपेनियन सेल्स। ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा नाम कंफ्यूजन मिल गया, ये होती है कंपेनियन सेल्स, ये यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स हो गई, और बाहर की ओर ये जो होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गई। तो जो सीव ट्यूब्स है इसके पास में उपस्थित होती है कंपेनियन सेल्स। यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, सीव ट्यूब्स है और ये कंपेनियन सेल्स है, सह कोशिका है। केंद्रक उपस्थित होता है तथा यह चालनी नलिका की गतिविधियों का भी नियंत्रण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। चालनी नलिका व सह कोशिका को सिस्टर कोशिका भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, चालनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को हम सिस्टर कोशिका भी कहते हैं। और सिस्टर कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति ओरिजिन जो होता है एक ही मात्र कोशिका से होता है। एक ही मात्र कोशिका से दोनों का निर्माण होता है, चालनी नलिका और सह कोशिका को। इसी कारण से इन्हें हम सिस्टर कोशिका भी कहते हैं। चालनी नलिका व सह कोशिका का कोशिका द्रव्य प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा संपर्क में रहता है। तो दोनों कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान करती है। और जो कंपेनियन सेल्स है इसका मुख्य कार्य है भोजन का सेवन करना। इसके बाद में तीसरा आता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु जो होता है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, दृढ़ोतक से बना एकमात्र मर्त तत्व होता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोएम के घटक होते हैं उनमें एकमात्र मर्त तत्व कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर्स होता है। इसे बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। कुछ फ्लोएम तंतु व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक दृष्टि से हम बात करें, व्यावसायिक दृष्टि से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लाइनम यूसी टेटिसियम, केनाबिस सेटिवस, ये साइंटिफिक नेम लिखे गए हैं। और इनकी जो
तंतु होते हैं ये बहुत ही व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्लोएम तंतु का मुख्य कार्य होता है चालनी तत्व व सह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, इनका मुख्य कार्य होता है, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लोएम फाइबर्स। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पर जो घटक कोश व उत्तक का फ्लोएम मर्दूतक। फ्लोएम मर्दूतक जो होता है ये जीवित घटक होता है, जीवित तत्व होता है। एक बीजपत्री पादपों के तनों में फ्लोएम मर्दूतक का अभाव होता है। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके तनों में फ्लोएम मर्दूतक अब्सेंट होता है, फ्लोएम प्रेनकाइमा अब्सेंट होता है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में ये उपस्थित होता है, डाइकोट प्लांट में उपस्थित होता है। लेकिन डाइकोट में भी जो रेननकुलस जो फैमिली है, रेननकुलस जो कुल है, जो कि एक द्विबीजपत्री का कुल है रेननकुलस, इनमें अब्सेंट होता है। रेननकुलस कुल के जितने भी पादप होते हैं उनमें फ्लोएम मर्दूतक अब्सेंट होता है। और इनका जो मुख्य कार्य की हम बात करें तो भोजन का संग्रहण व आंशिक सेवन करना इनका मुख्य कार्य होता है। और ये क्या करते हैं, रेंजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज आदि पदार्थों का संग्रहण किया जाता है पोष व उत्तक का जो चौथा घटक आता है मर्दूतक, फ्लोएम मर्दूतक के द्वारा। ये आंशिक रूप से सेवन भी करते हैं और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण भी करते हैं। यहाँ पर देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है जिसके द्वारा हम कंप्लीट जो घटक है उनको समझ सकते हैं। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये क्या सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स, जिसमें ऊपर की ओर यहाँ पर दिखाए गए हैं ये क्या है, सीव पोर्स हैं, छिद्र हैं, और इन छिद्रों से यहाँ पर सीव प्लेट का निर्माण होता है, चालनी पट्टिका का निर्माण होता है। चालनी पट्टी का जो ट्यूब्स है इसके इस साइड में देखो यहाँ पर ये है फ्लोएम प्रेनकाइमा जो कि स्टोरेज करता है भोज्य पदार्थों का, और ये जीवित तत्व होता है। और इसके इस साइड में उपस्थित होती है कंपेनियन सेल्स यानी कि सह कोशिका जो कि सीव ट्यूब की गतिविधियों पर नियंत्रण करती है। और इसके इस साइड में मैंने बनाया आप फ्लोएम फाइबर्स, जो फ्लोएम तंतु होता है उसकी संरचना यहाँ पर बनाई है। तो ये चारों घटक इस चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं पोषवा के 4 घटक होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने पोषवा उत्तक के चारों घटकों को और पोषवा उत्तक यानी कि फ्लोएम के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं उनके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।